जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जिन्होंने अखंड भारत बनाया था। ऐसे नेता की जिनको आजादी के बाद भुलाया गया, जिनको अपनों से गायब किया गया, जिनके कार्य का क्रेडिट कभी भी आजादी के बाद के लोगों ने नहीं दिया, जिनके बारे में लोग जो जानते हैं वो उनके सूर्य जैसी तेजस्विता के कारण जानते हैं, लेकिन जिनको भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ऐसे अखंड भारत के शिल्पी जिनको बहुत दूरदर्शी नेता माना जाता है, ऐसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आज बातचीत करेंगे। आज यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आप और हम शायद फेसबुक का ये लाइव नहीं कर रहे होते, लाइव देख नहीं रहे होते। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज हम देखते हैं ना, अरब के देशों कि हम देखते हैं ईरान, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, ये सारे छोटे छोटे देश आपस में लड़ रहे हैं और यहां पर कानून व्यवस्था से लेकर शांति नाम की कोई चीज नहीं है। यदि सरदार पटेल नहीं होते तो हो सकता है भारत के हालात भी ऐसे होते कि भारत एक देश की जगह, भारत की जगह 563 अलग अलग छोटे छोटे देश होते। ना आज भारत चंद्रयान छोड़ रहा होता, ना आज भारत मिसाइल की शक्तियों से लैस होता, ना आज भारत परमाणु बम का परीक्षण कर पाता, ना आज भारत विश्व की महाशक्तियों को चुनौती दे पाता। तो इन सब का श्रेय आजादी की इस घटना में, आजादी के मूल में जो भारत की सच्ची आजादी थी, भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया, वो सरदार पटेल ने किया था। एक ऐसा नेता जो लंदन में वकालत की पढ़ाई करके आया, चाहता तो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था। एक ऐसा जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए समर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया। एक ऐसा नेता जो गृह मंत्री रहा, जो उप प्रधानमंत्री रहा, लेकिन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहने के बाद भी 15 दिसंबर 1950 में जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके बैंक के खाते में केवल 260 रुपए थे। आप कल्पना कर सकते हैं, कोई भारत जैसे अखंड देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री रहा हो या गृह मंत्री रहा हो और उसके खाते में केवल 260 रुपए हों। तो ऐसे तपस्वी, त्यागी सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज हम नमन करते हैं और उनको स्मरण करना हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है। इस देश की नई पीढ़ी यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व को, ऐसे नेताओं को याद नहीं करेगी, क्रांतिकारियों को याद नहीं करेगी, तो ये उनके साथ धोखा और अपमान होगा। मुझे पता है कि ये टीवी के ऊपर या फेसबुक के ऊपर ऐसे विषयों के श्रोता बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनकी जानकारी यदि 10, 20, 100, 50 लोगों को भी होगी तो उनके जीवन से जो प्रेरणा मिलेगी वो भारत को वैसा भारत बनाने में सहायता करेगी जिसका सपना शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने देखा था। सरदार पटेल कौन थे? सरदार पटेल जिनका जन्म झोपड़ी में हुआ, जिन्होंने वक्त के खूब थपेड़े खाए और जिनको लंदन टाइम्स ये कहता है, देखिए जर्मनी नाम का एक देश है, जर्मनी के 2 हिस्से कर दिए गए थे, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। उस जर्मनी के अंदर बिस्मार्क नाम का एक लीडर पैदा हुआ था। उस बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, जर्मनी को यूनाइटेड किया था। तो उस बिस्मार्क को पूरे दुनिया में एकीकरण के बड़े नेता के रूप में माना जाता है। तो सरदार पटेल के बारे में, यद्यपि आपने पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ा होगा, आपने पहली से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई की होगी, तो आपने जो निबंध याद किया वो हमारे प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी का आपने निबंध याद किया होगा, ऐसे याद किया होगा। सरदार पटेल के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो लंदन टाइम्स सरदार पटेल के बारे में लिखता है कि जो बिस्मार्क है उसकी सक्सेस, उसकी सफलताएं सरदार पटेल के सामने महत्वहीन रह जाती हैं यदि पटेल के कहने पर चला जाता। लंदन टाइम्स कहता है ये सरदार पटेल के स्वर्गवास के बाद। तो वो कहते हैं कि कश्मीर, चीन, तिब्बत, नेपाल के आज जैसे हालत हैं वैसे हालात नहीं होते। तो ऐसे व्यक्तित्व को आज हम पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, भारत स्वाभिमान की ओर से उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। सरदार पटेल कैसे थे, कितने दूरदर्शी थे? सरदार पटेल ने बहुत पहले 1947 में आजादी के तत्काल बाद चीन के विषय में, नेपाल के विषय में सरदार पटेल ने तत्काल चीन की, तिब्बत को लेकर नीति के विषय में, चीन की पड़ोसी देशों को लेकर नीति के विषय में, पाकिस्तान को लेकर नीति के विषय में, उसकी भाषा के विषय में, उसके आने वाले खतरे के विषय में बहुत पहले ही आगाह कर दिया था। सरदार पटेल ऐसे दूरदर्शी, ऐसे तपस्वी और त्यागी नेता थे कि जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर ठोकर मारी थी। देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ
1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंदाजा लगा लिया था कि अब जो विश्व युद्ध होने वाला है इसमें अंग्रेजों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। अंग्रेज हारेंगे तो भी भारत को आजादी मिलेगी, अंग्रेज जीतेंगे तो भी ये साम्राज्य को संभाल नहीं पाएंगे, भारत को आजादी मिलेगी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के रास्ते जापान चले गए और जापान जाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर के मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। पूर्वोत्तर के मोर्चे पर आजाद हिंद फौज की सेना ने जो लड़ाई लड़ी उसके बाद अंग्रेजों की यह हालत नहीं थी कि अंग्रेज भारत के ऊपर शासन कर पाए, रूल कर पाए। तो अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि हम भारत को छोड़कर जाने वाले हैं, भारत तो छोड़ना ही पड़ेगा। इधर 1942 में जब कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि हमें भी कुछ करना है तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही शुरू किया कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को अंग्रेजों की सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत सक्सेस नहीं हो पाया, 1-2 साल के अंदर ही वो आंदोलन दम तोड़ गया क्योंकि सारे नेता जेल के अंदर थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेसी लोग अपना इसका श्रेय देते हैं, लेकिन असली आजादी के जो समीकरण बने 1945 के बाद वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद बने, जिसको ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने स्वीकार भी किया, भारत में आकर स्वीकार किया कि हमने भारत को छोड़ा है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण छोड़ा है। तो सरदार पटेल का तप और त्याग की बात करें तो 1945 में जब ये हालात बन गए कि अब भारत को छोड़कर जाना ही पड़ेगा तो अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन बनाया और 1946 में यह तय हो गया था कि 2-3 ऑप्शन दिए गए थे कि एक, भारत को अखंड भारत रखा जाए, इसमें अलग अलग रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वो चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र कर सकती हैं, चाहें तो भारत में मिलकर रह सकती हैं। फिर प्लान बी दिया गया, प्लान सी दिया गया। तो अंत में निर्णय किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा कि भारत के 2 टुकड़े किए जाएंगे, पाकिस्तान और भारत के रूप में। जितनी 563 रियासत हैं ये उनकी मर्जी है कि वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहें तो स्वतंत्र रख सकते हैं, भारत में मिलना चाहें तो भारत में मिल सकते हैं और पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उस समय 2 बड़ी पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग जिसको पाकिस्तान के लोगों का प्रतिनिधि माना जाता था, मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधि माना जाता था। दूसरी संस्था थी कांग्रेस। कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष पिछले कई सालों से थे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण कांग्रेस के नेता जेल में थे। तो 1942 के बाद कांग्रेस का कोई अलग से अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पाया था। तो उस समय जो कैबिनेट मिशन बनाया गया, कैबिनेट मिशन के जो चीफ थे वो माउंटबेटन थे, लेकिन उसका कैबिनेट मिशन का जो डिप्टी था उसके बारे में यह तय था कि इस कैबिनेट मिशन के जो डिप्टी हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, आने वाले भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कांग्रेस के अंदर जब प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार चयन करने के लिए कमेटी बैठी तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में 15 वोट थे और उम्मीदवार के रूप में कृपलानी जी थे, आचार्य कृपलानी जी। उम्मीदवार के रूप में पट्टाभी सीतारमैया थे। उम्मीदवार के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे और इसके साथ साथ सरदार पटेल थे। तो 15 लोगों ने जो वोट दिया उसमें पट्टाभी सीतारमैया को केवल 1 वोट मिला, कृपलानी जी को भी 1 वोट मिला, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भी 1 वोट मिला और सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे, जो अलग अलग प्रांतों की वर्किंग कमेटियां थी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनको पहला प्रधानमंत्री बनाया गया, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भी उस समय की कांग्रेस की किसी एक स्टेट कमेटी ने भी आगे फॉरवर्ड नहीं किया था, प्रस्तुत नहीं किया था। बहुत कहने पर भी कोई वर्किंग कमेटी स्टेट की कांग्रेस के भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस में पंडित नेहरू के नाम का प्रपोजल देने के लिए भी तैयार नहीं थी। एक तरीके से वोटिंग होने के बाद यह तय था कि सरदार पटेल अब भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सरदार पटेल का त्याग देखिए कि सरदार पटेल को जब महात्मा गांधी ने यह कहा कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, तो सरदार पटेल ने, सत्ता के लिए लोग कितने षड्यंत्र करते हैं, लेकिन सरदार पटेल की महानता और उदारता देखिए कि उन्होंने कहा कि बापू ठीक है, मैं आपको गुरु मानता हूं, आप जो आदेश दें मैं उसका पालन करूंगा। आप जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो आप बना दीजिए, और उन्होंने खुद अपना नाम वापस ले लिया। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद पर ठोकर मारने वाले यदि कोई बड़े नेता हैं तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हैं,
इस देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिन्होंने देश के बाहर जाकर 13 देशों की मान्यता के साथ आजाद हिंद सरकार स्थापित की थी और आजाद हिंद सरकार के वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो पहले प्रधानमंत्री के बारे में हम जानते हैं। अब सरदार पटेल की सादगी कितनी थी, सरदार पटेल का तप और त्याग कितना था, आप अंदाजा लगाइए। महावीर त्यागी के नाम से एक सांसद हुए हैं, यहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास के रहने वाले थे वो महावीर त्यागी। जब सरदार पटेल का 1948 में महात्मा गांधी का मर्डर होता है तो महात्मा गांधी जी की मौत के बाद सरदार पटेल को बहुत बड़ा झटका लगता है। सरदार पटेल को राजनीति के जीवन में प्रेरणा देने वाले और जोड़ने वाले महात्मा गांधी थे, लेकिन महात्मा गांधी और सरदार पटेल के कुछ विचारों में समानता थी, लेकिन मूल अहिंसा के विचारों में और कुछ विचारों में सरदार पटेल और महात्मा गांधी के विचारों में समानता नहीं थी। महात्मा गांधी किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना अहिंसा मानते थे, सरदार पटेल यह मानते थे कि यदि अहिंसा वही है कि यदि हमारे पास तलवार है, हम तलवार चलाना जानते हैं, हम सामने वाले का सिर काट सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका सिर नहीं काटें तो यह अहिंसा है। सरदार पटेल कायरता को हिंसा नहीं मानते थे, दब्बूपन को, डरपोक होने को हिंसा नहीं मानते थे। तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी जी की हत्या होने के बाद सरदार पटेल को बड़ा झटका लगा, उनको हार्ट अटैक आया हत्या के तुरंत बाद। हार्ट अटैक आने के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी और सरदार पटेल की हिम्मत देखिए, 75 साल की आयु में उनको हार्ट अटैक आ चुका है। अंतिम 2 साल आजादी के 1947 के बाद 1950 तक उन्होंने जो 3 साल काम किया, 563 रियासतों को एक कर दिया। उस समय जम्मू कश्मीर के साथ होने वाला युद्ध उन्होंने किया, हैदराबाद को मिलाया, जूनागढ़ को मिलाया, भोपाल को मिलाया और कश्मीर की समस्या का समाधान यदि सरदार पटेल के हाथों में होता तो हो गया होता। तो सरदार पटेल बहुत दूरदर्शी तो थे ही थे। सरदार पटेल की सादगी कितनी थी, त्याग की हमने बात की कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठोकर मारने का काम किया। महावीर त्यागी नाम के एक सांसद हैं, 1948 में के बाद 1950 में जब सरदार पटेल का स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है तो उनको डॉक्टर कहते हैं कि आप देहरादून चले जाइए, थोड़ी सी हवा बदल जाएगी और वहीं पर आप रहिए। और देहरादून में ही वो हैदराबाद को कैप्चर करने के लिए सेना के कमांडर को बुलाते हैं और सेना के कमांडर को बुलाते हैं तो उस समय बृहस्पतिवार शुक्रवार होता है, तो वो कहते हैं कि आप शनिवार तक ये काम कर देंगे क्या? तो सेना का कमांडर कहता है कि जी शनिवार तक कर देंगे, शनिवार तक नहीं हुआ तो मंडे तक मैं आपको ये काम हैदराबाद का भारत में विलय करके जरूर दिखा दूंगा, उसकी भी हम बातचीत करेंगे। 5000 किलो सोना हैदराबाद के निजाम ने दान दिया था, उसकी भी हम आज बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन नेताओं का कद कितना बड़ा था। इन नेताओं का कद हिमालय के उन शिखरों की तरह था और उसके सामने जो देश के प्रधानमंत्री उनके बाद बने हैं उनके कद की हम बात करें तो वो रेत के टीलों की ऊंचाई भी नहीं रखते थे। तो सरदार पटेल कितने तपस्वी और त्यागी थे, आप अंदाजा लगाइए। जब देहरादून में महावीर त्यागी उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उन सरदार पटेल के साथ उनकी बेटी रहती थी मणिबेन। सरदार पटेल एक के पास एक बेटा था, एक बेटी थी, तो उनकी बेटी ने स्वदेशी के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में अपने सारे गहने दान कर दिए और सारे गहने दान करने के बाद उन्होंने एक संकल्प ले लिया स्वदेशी का। कितना बड़ा संकल्प लिया कि मैं केवल अपने हाथ से कते हुए सूत के बने हुए कपड़े ही पहनूंगी, ऐसा उन्होंने संकल्प ले लिया। अब मणिबेन सरदार पटेल की सहयोगी के रूप में रहती थी, उनकी डायरी लिखती थी, उनकी जीवनी लिखती थी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी। महावीर त्यागी गए तो देखते हैं कि सरदार पटेल हैं, सरदार पटेल के पास मणिबेन बैठी हुई है, डायरी लिखने का काम कर रहे हैं और वो देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ा दुख होता है कि मणिबेन ने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो ब्लाउज पहना हुआ है, जो साड़ी पहनी हुई है, उसमें कई जगह पैबंद लगे हुए हैं, थेकली लगे हुए हैं। जैसे ये यहां से फट गया तो इसके ऊपर दूसरे किसी कपड़े को लाकर सिल दिया तो ताकि ये फटा हुआ दिखाई ना दे, अंदर से अंग दिखाई ना दे, तो ऐसे पैबंद लगे हुए थे। अब महावीर त्यागी को विनोद करने की, हंसने की बहुत आदत होती है, तो महावीर त्यागी मणिबेन से हंसी ठठाका करते हैं। वो कहते हैं कि देहरादून में घंटाघर चौक है, वहां पर जो बाजार है, वो मणिबेन से कहते हैं कि यदि तुम इन्हें कपड़े पहनकर इस घंटाघर के चौक पर निकल गई तो तुम्हें लोग भिखारी समझकर तेरी हथेली के ऊपर एक एक पैसा, दो दो पैसा रख देंगे, तुमने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। फिर महावीर त्यागी मणिबेन से और मजाक करते हैं। उस समय के जो नेता हैं उसमें ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री है या उप प्रधानमंत्री है तो उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति बातचीत नहीं कर सकता, हंसी ठिठोली नहीं कर सकता। तो सरदार पटेल इतने सादगी वाले थे कि वो अपने सहयोगियों के मजाक को भी सहन करते थे, इतने दृढ़ थे। तो महावीर त्यागी फिर आगे कहते हैं कि मैं तो अचंभित हूं, सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था उस साम्राज्य से बड़ा आज
सरदार पटेल ने साम्राज्य जोड़ा है, 563 रियासतों को जोड़ा है। अकबर के साम्राज्य से भी बड़े सम्राट आज यदि हम माने तो गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल हैं, और उनकी बेटी फटे हुए पैबंद लगे कपड़े पहनती है, तो इससे अधिक और कोई गर्व की बात नहीं हो सकती, गौरव की बात नहीं हो सकती। तो सरदार पटेल का त्याग देखिए कि वो जो कपड़े पहनते थे, उनकी बेटी मणिबेन उन्हीं कपड़ों के, उनके जो कपड़े फट जाते थे, उन्हीं फटे हुए कपड़ों के पैबंद लगाकर उनकी सिलाई करके अपना ब्लाउज और अपनी धोती को पहनती थी, क्योंकि सरदार पटेल के साथ रहते रहते उनको सूत काटने का समय नहीं मिलता था, और उनका एक संकल्प था कि मैं अपने हाथ के कते हुए सूत के वस्त्र ही पहनूंगी, खरीदे हुए वस्त्र या खरीदे हुए सूत के वस्त्र नहीं पहनूंगी। तो सरदार पटेल भी उस समय महावीर त्यागी के साथ हंसते हैं। वो कहते हैं कि इसे 1 पैसा नहीं है, हो सकता है कोई 2 पैसे भी दे सकते हैं। तो ये सादगी की कितनी बड़ी प्रतिमूर्ति सरदार पटेल थे। महावीर त्यागी आगे कहते हैं कि सरदार पटेल का चश्मा टूटा हुआ था, तो चश्मे की एक किनारी की जगह उन्होंने धागा बांधा हुआ था। तो देश का गृह मंत्री जहां पर इतना तपस्वी और त्यागी हो, तो चाणक्य की वो बात याद आती है कि जिस देश का प्रधानमंत्री या राजा महलों में रहता है, उसकी प्रजा झोपड़ियों में रहती है, और जिस देश का राजा और जिस देश का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है, उस देश की प्रजा महलों में रहती है। तो सरदार पटेल भारत के ऐसे शिल्पी थे जो खुद झोपड़ी में पैदा हुए, जिनके अंदर काबिलियत थी कि वो महल खड़ा कर सकते थे। देखिए सरदार पटेल उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे बड़ी पढ़ाई अगर किसी को माना जाता था, तो उस बड़ी पढ़ाई को माना जाता था वकालत की पढ़ाई को। लाला लाजपत राय वकील थे, मोहनदास करमचंद गांधी वकील थे, सरदार पटेल के भाई वल्लभ भाई पटेल वकील थे, जितने और बड़े नेता हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी वो वकील थे। जितने भी देखिए आप 1880-90 के बाद जब अंग्रेजों का राज्य भारत में आया, तो सबसे बड़ा कमाई का यदि कोई अवसर था तो वो केवल बैरिस्ट्री के, वकालत के प्रोफेशन में थे। उस समय कोई इंजीनियर नहीं बनता था, डॉक्टर नहीं बनता था, उस समय कोई फैक्ट्री लगाने की नहीं सोचता था। उस समय व्यक्ति यही सोचता था कि मैं यदि बैरिस्टर बन गया तो मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। और आपने देखा होगा नेताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी खुद वकील थे, लंदन में वकालत पढ़ने के लिए गए थे। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू वो वकील थे। और कैसे वकील थे? मोतीलाल नेहरू एक सामान्य साधारण परिवार से थे, लेकिन जैसे ही वो वकील बने और वकील बनकर उन्होंने वकालत शुरू की, तो इलाहाबाद में अभी भी हम जाते हैं तो एक म्यूजियम बना हुआ है इलाहाबाद में, जो नेहरू जी का पैतृक स्थान है। वहां पर पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने वकालत शुरू की, तो 4-5 साल के अंदर ही उन्होंने वो बड़ा सा महल, आलीशान महल 100 साल पहले खरीदा था, जो आज भी बड़ी शान के साथ खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि सरदार पटेल ने जब वकालत पास की थी, तो उस समय वकालत की पढ़ाई इतनी कीमती थी, इतनी प्रीमियम थी कि कोई व्यक्ति 5-7 साल वकालत करे तो महल खड़ा कर सकता है। लेकिन सरदार पटेल इतने तपस्वी और त्यागी थे, उन्होंने महल खड़े नहीं किए। ब्रिटिश साम्राज्य में सरदार पटेल ने जब वकालत की पढ़ाई की, बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, पढ़ाई कितने संघर्ष से की उसकी भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में उनके बैच में उन्होंने जो पढ़ाई की, उसमें पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे फर्स्ट आने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई 36 महीने की मानी जाती है, लेकिन सरदार पटेल ने 36 महीने का रेगुलर कोर्स होता है, उसको 30 महीने में पास करके बैरिस्ट्री की परीक्षा को पास किया था। सरदार पटेल का यह तप और त्याग था। सरदार पटेल चाहते तो महल खड़े कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महल खड़े नहीं किए। उन्होंने अपने आप को बहुत साधारण रखा। और सरदार पटेल देश के गृह मंत्री हैं, देश के उप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन राजनीति का कैसा शुद्धिकरण चाहते थे आप देखिए। वो कहते थे कि राजनीति में वंशवाद की कोई जगह नहीं है। वो अपने रिश्तेदारों से कहते थे कि मैं प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री हूं, मैं गृह मंत्री हूं, तो मैंने देश की सेवा का संकल्प लिया है। मेरा कोई रिश्तेदार कोई काम करवाने के लिए दिल्ली में ना आए, क्योंकि मैं किसी रिश्तेदार का काम करने के लिए नहीं बना हूं। मेरा संकल्प भारत माता की सेवा करना है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम दिखते हैं। तो ऐसे सरदार पटेल थे। सरदार पटेल और हमारे आजादी के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर जमीन आसमान का अंदर था। देखिए, हम किसी के विरोध के, किसी के समर्थन की बात नहीं कर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर भी बहुत सी अच्छी बातें थी। उन सारी अच्छी बातों का भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि दोनों समकालीन थे। और कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिसमें प्रसंगवश हमें ये चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू में जमीन आसमान का अंतर था। सरदार पटेल के अंदर कौटिल्य की कूटनीति थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता थी, और सरदार पटेल भारत में असली रामराज्य ला सकने वाले ऐसे दूरदर्शी नेता थे
कि यदि सरदार पटेल होते तो असली राम राज्य भारत के अंदर आ सकता था। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल योजना बनाते थे, सोचते थे। इधर सरदार पटेल ऐसे नेता थे, ऐसे व्यक्ति थे जो सोचते नहीं थे, जो सोचते थे उसको कर डालते थे। पंडित नेहरू पुस्तकें लिखते थे, लेखन के, शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन सरदार पटेल शस्त्रों के पुजारी थे। और हमें इस देश की आजादी को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए 1947 के बाद शास्त्र के साथ साथ जो शस्त्रों का पुजारी हो, ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में जब उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उस समय देखिए, वकालत की पढ़ाई के बाद बहुत अच्छा होता है, और वकालत की पढ़ाई में जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते थे, बच्चे होते थे, विद्यार्थी होते थे, उनको ब्रिटिश साम्राज्य अपने शासन में शामिल कर लेता था। उनको डीसी बना दिया, डीएम बना दिया, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रख लिया, कहीं सरकारी वकील नियुक्त कर दिया, कहीं कुछ और बड़े ओहदे के ऊपर रख दिया। तो ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से सरदार पटेल को ऑफर दिया गया कि आप चाहो तो कोई बड़ी नौकरी अंग्रेजों की ब्रिटिश साम्राज्य में कर सकते हो। लेकिन सरदार पटेल ने वो ऑफर ठुकरा दिया कि मैं तो वकालत का माध्यम सेवा करना बनाऊंगा, मैं लोगों की सेवा करने के लिए वकालत चुनी है, मुझे ब्रिटिश साम्राज्य का नौकर नहीं बनना, गुलाम नहीं बनना। क्योंकि उस समय सरकारी वकील बनने का मतलब क्या था? उस समय सरकारी वकील बनने का मतलब यह था कि अंग्रेजों के वकील होने का मतलब यह है कि क्रांतिकारियों का विरोधी होना। क्रांतिकारियों के ऊपर, सत्याग्रहियों के ऊपर, आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर जो मुकदमा लड़ता था, उनको अंग्रेजों के वकील लड़ते थे। अंग्रेजों के जज उनको पनिश करने का, सजा देने का काम करते थे, और उनका मुकदमा, क्रांतिकारियों का मुकदमा कुछ अच्छे क्रांतिकारी वकील लड़ने का काम करते थे। तो पंडित सरदार पटेल ने यह निर्णय कर लिया कि मैं अंग्रेजों का सरकारी वकील नहीं बनूंगा, क्योंकि अंग्रेजों का सरकारी वकील बना तो मुझे भी पाप, अन्याय और अत्याचार करना पड़ेगा। सरदार पटेल ने इतनी ऊंची पढ़ाई की, लेकिन इतनी ऊंची पढ़ाई करने के बाद भी उनके अंदर एक चींटी के बराबर भी अहंकार नहीं था। सरदार पटेल खुद कहते थे कि मैं कोई कला या विज्ञान के विशाल गगन में उड़ने वाला नहीं हूं, मैंने कोई लंबी लंबी उड़ानें नहीं भरी हैं। मेरा जन्म तो कच्ची झोपड़ी में हुआ है, मेरा जन्म गरीब किसान के घर में हुआ है, खेतों की भूमि की मिट्टी में मैंने लोटपोट किया है, और मैं यहीं रहना चाहता हूं, मैं उसी झोपड़ी और किसान की सेवा करना चाहता हूं। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी सरदार पटेल का संकल्प ऐसा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के इच्छुक थे, सफेद कबूतर उड़ाते थे। उनके मन में यह था कि प्रधानमंत्री बन जाएं तो वर्ल्ड लीडर बन जाएं, वर्ल्ड लीडर बन जाएं तो हमें नोबेल मिल जाए शांति का। उसके साथ साथ सरदार पटेल कभी भी ऐसे ख्वाब नहीं देखते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री और पहला गृह मंत्री बनाया गया। सूचना विभाग भी उनके पास था, और रियासत विभाग के भी वो मंत्री बनाए गए। अब 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है और सरदार पटेल के सामने यह रखा जाता है कि सरदार पटेल, अब अलग अलग जो रियासतें हैं वो भारत में भी जा सकती हैं, पाकिस्तान में भी जा सकती हैं। और उस समय एक रियासत होती थी जूनागढ़ की रियासत, एक रियासत होती थी हैदराबाद की रियासत। इन रियासतों में भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन 4 रियासतों को छोड़कर बाकी सारी रियासतों को सरदार पटेल ने उनका एकीकरण कर दिया, उनको साथ में जोड़ दिया। लेकिन इन रियासतों को जुड़ने के बाद सरदार पटेल के पास एक सूचना मिलती है। देखिए, हैदराबाद की रियासत उस समय कितनी होती है कि हैदराबाद उस समय की रियासत में, अगर हैदराबाद की बात करें तो यह आज का हैदराबाद नहीं है। उस समय का हैदराबाद है 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर की रियासत। 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर कितना होता है आप अंदाजा लगा लीजिए। भारत का जो आज का क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब भारत का लगभग 30वां हिस्सा, भारत का एक बड़े प्रांत के बराबर का हिस्सा। तो 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर की हैदराबाद की रियासत थी। और हैदराबाद का जो निजाम था वो महामक्कार था, महाधूर्त था। हैदराबाद की उस समय की जो जनता थी, उस समय के हैदराबाद में आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा था, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा था। तो उस समय के हैदराबाद में 85% आबादी केवल हिंदुओं की थी। लेकिन हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद के अंदर देखिए एक गोलकुंडा की खान थी। उस समय जो पूरी दुनिया में सोना तो निकलता था बहुत, चांदी भी निकलती थी पूरी दुनिया में, लेकिन हीरे की भारत और पूरी दुनिया में 1-2 जगह पर और खदानें थी। तो हीरे भारत के अंदर उस समय निकलते थे और दूसरी 1-2 जगह निकलती थी। तो गोलकुंडा की खदानें उस समय हैदराबाद की रियासत के पास थी। और 1930 की टाइम मैगजीन में हैदराबाद के नवाब के बारे में यह छापा गया था कि यह हैदराबाद का नया नवाब पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। आप अंदाजा लगाइए कि उसकी अमीरी कितनी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब विश्व युद्ध होता है तो खुद अंग्रेजों की रॉयल एयरफोर्स को
जब पैसे की कमी अंग्रेजों को आ गई, पूरी दुनिया को लूटने के बाद भी अंग्रेजों के पास उतना धन नहीं है, उनको पैसे की कमी हो गई, तो हैदराबाद के निजाम से वो हेल्प मांगते हैं और हैदराबाद का निजाम अंग्रेजों की एयरफोर्स को 2 स्क्वाड्रन लड़ाकू जहाज खरीद कर देने का काम करता है। तो इतना अमीर हैदराबाद का निजाम था। अब हैदराबाद का निजाम, भोपाल और जूनागढ़, इन तीनों ने कहा कि हम तो भारत के अंदर नहीं मिलेंगे। और इसके बीच में इनको कहने से पहले ही सरदार पटेल को एक सूचना मिली कि बस्तर के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहां पर सोने की खदानें हैं। तो सरदार पटेल को सूचना मिली कि इन बस्तर की सोने की खदानों को, बस्तर की जो छोटी सी रियासत है, वो रियासत हैदराबाद के निजाम को कई सौ साल के लिए लीज पर देने वाली है, पट्टे पर देने वाली है। अब सरदार पटेल समझते थे कि हैदराबाद के निजाम ने यदि बस्तर के सोने की खदान के ऊपर और कब्जा कर लिया, उसको लीज पर ले लिया, तो एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये निजाम पहले से बहुत अमीर है, इसको सोने की खदान और मिल गई तो और गड़बड़ होने वाली है। तो सरदार पटेल को जैसे ही उनको पता लगा तो उन्होंने अपना थैला उठाया और वीपी मेनन को साथ लिया और चल पड़े। उड़ीसा में पहुंचे। उड़ीसा में जाकर उड़ीसा के 23 राजाओं को, जिसमें बस्तर के क्षेत्र की रियासत भी थी, उनको एक साथ बुलाया और उनको समझाया। उनको कहा कि देखो, कुएं के मेंढक बन मत बनो, महासागर में आ जाओ, और ये उड़ीसा भारत की ऐसी भूमि रही है, ये आपको हम मिलाएंगे। भारत देश बनाना है, हमें अखंड देश बनाना है और आप सबके सहयोग से बनाना है, और आप सबको भी उस देश में रहने का स्वाभिमान के साथ सौभाग्य मिलेगा, आपको भी आजादी मिलेगी। और केवल सुरक्षा, कम्युनिकेशन, संचार और विदेश विभाग को छोड़कर बाकी अलग अलग स्टेट बनाए जाएंगे। उन स्टेट के लोगों को अपने राजा को, अपनी मंत्रिमंडल को चयन करने का अधिकार मिलेगा। तो उड़ीसा के 23 राजाओं ने को जैसे ही सरदार पटेल ने समझाया तो वो समझ गए और वो भारत के खंड में मिलने के लिए तैयार हो गए। अब देखिए, जो बस्तर की सोने की खदान है ना, अब देखिए, किसी गांव में कोई, मान लीजिए कि आप अब गांव की किसी मिट्टी में दबी हुई कोई गैस है या तेल है, तो गांव के लोग वहां से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसकी रॉ फॉर्म में, उसकी और फॉर्म में उसको निकालना, फिर उसको प्रोसेस करना, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट के रूप में बनाना, ये सब नहीं कर सकते। अभी आपने देखा होगा कि जो कुछ गरीब देश है ना, छोटे देश हैं, वो देश के पास संसाधन तो हैं, गैस है, कोयला है, दूसरे खनिज पदार्थ हैं, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वो किसी बड़ी विदेशी कंपनी को, बड़े देशों को एक्सट्रैक्शन के काम में लगाते हैं और वो उनको खूब लूटते हैं। उनको एक छोटा हिस्सा मिलता है और बड़ा हिस्सा वो ले लेते हैं। तो बस्तर की खदान को उनकी योजना ये थी कि हम हैदराबाद के निजाम को दे देंगे, हैदराबाद के निजाम के अंग्रेजों के साथ संपर्क है तो यहां से सोना निकलना शुरू हो जाएगा। तो सरदार पटेल की दूरदर्शिता देखिए कि यदि हैदराबाद के निजाम को कंट्रोल करने के लिए दूरदर्शिता रखते हुए वो बस्तर के उन रियासतों को उस समय नहीं रोकते, ये बात 1946 की, 46 में नहीं रोकते, तो बाद में यह समस्या और गहरी होने वाली थी। अब हैदराबाद के निजाम की हम बात करें तो हैदराबाद में 85% जनसंख्या ऐसी थी जो हिंदू थी, लेकिन 15% जो निजाम के राज में रजाकारों के, जो मुसलमानों के गुट बने हुए थे, गुंडे मवालियों के गुट बने हुए थे, वो किसी भी हिंदू के घर में घुसते थे, उनकी बेटी को खींचकर निकाल लेते थे। आज जैसे आप पाकिस्तान में सुनते हैं ना, कि अभी कल भी एक खबर आई कि पाकिस्तान में एक 13 साल की बच्ची का अपहरण करके, जबरन धर्म परिवर्तन करके उसको एक 60 साल के मौलवी ने जबरदस्ती अपनी चौथी पत्नी बना लिया। जो घटनाएं अब आज हम पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं, बांग्लादेश के बारे में सुनते हैं, ऐसी घटनाओं की हजारों लाखों की संख्या में खबरें हैदराबाद से आई थी। हैदराबाद के अंदर जो गुरुकुल थे उनको तोड़ दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया, घरों के आंगन में जो तुलसी माता लगाई हुई थी उस तुलसी को तोड़ दिया, गायों का कत्ल होता था। और उन्होंने संस्कृत को, हिंदी को बोलना वहां पर बंद करके ये कानून बना दिया कि हैदराबाद में सभी उर्दू का प्रयोग करेंगे। रजाकार आक्रमण करना शुरू कर दिया और हैदराबाद के निजाम ने कहा कि मैं तो फ्री स्टेट बनूंगा। और केवल ये नहीं कहा, बल्कि हैदराबाद के निजाम ने यह कहा कि मैं तो पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा। और तुर्की के साथ संबंध करके हैदराबाद के निजाम ने अपने पैसे के दम पर हथियार मंगवाना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से सरदार पटेल ने देख लिया था कि यह हैदराबाद एक ऐसा स्टेट बनने वाला है जो भारत माता के सीने में एक नासूर की तरह बन जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि अभी जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, चीन है, यदि भारत के हैदराबाद की जगह 1 लाख वर्ग किलोमीटर का यदि कोई पाकिस्तान होता, हैदराबाद पाकिस्तान, हैदराबादी पाकिस्तान के नाम से कुछ होता, तो आप कल्पना कीजिए देश की सुरक्षा कितनी गंभीर खतरे में पड़ सकती थी। तो सरदार पटेल ने नेहरू की अनुमति के बिना फोर्स को कहा
कि हैदराबाद के निजाम को सरेंडर करवाओ। नेहरू को बाद में पता लगा, नेहरू जी को, हैदराबाद के निजाम को के ऊपर सेना भेजी और 90 घंटे से पहले ऑपरेशन पोलो चलाकर, यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने हैदराबाद की रियासत का विलय करवा लिया। जूनागढ़ के नवाब ने नखरा दिखाने की कोशिश की कि मैं तो भारत के अंदर नहीं मिलूंगा, कोई और मंत्री होता, दब्बू मंत्री होता, दब्बू नेता होता, तो वो शायद जूनागढ़ के नवाब को मिला नहीं पाता। तो जूनागढ़ भी कहता था कि मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, मैं तो पाकिस्तान में जाऊंगा। पाकिस्तान में विलय करने के उन्होंने कुछ पेपर भी साइन करने की योजना बना ली। तो सरदार पटेल वहां पर पहुंचे और सरदार पटेल ने जूनागढ़ के नवाब को भी कहा कि या तो 2 घंटे के अंदर महल के समेत तुम सबको गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया जाएगा, या तो भारत के अंदर विलय हो जाओ। और जूनागढ़ का नवाब भी देश छोड़कर भाग गया, हैदराबाद का नवाब भी गायब हो गया और जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। सरदार पटेल ने उड़ीसा के बाद फिर नागपुर के 38 राजाओं को, जिनको सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, जिनको केवल कोई भी मिलने जाता था अंग्रेज अधिकारी तो ये स्टेट उसको सैल्यूट करने का काम करती थी, उन 38 राजाओं को भी भारत में मिलाया। उसके बाद सरदार पटेल काठियावाड़ पहुंचे, वहां पर 250 रियासतें थी और कुछ तो केवल 20-20 गांवों की रियासतें थी। उन 20-20 गांवों की रियासतों को भी मिलाने का काम सरदार पटेल ने आजादी से पहले 1940 में ही करना शुरू कर दिया। यह बात शायद आपकी जानकारी की नहीं होगी, क्योंकि अंग्रेजों की मंशा थी कि भारत और पाकिस्तान वाले बने, केवल 2 देश नहीं बने। अंग्रेज तो सोचते थे कि भारत के अंदर कम से कम 500 देश बनने चाहिए, ताकि भारत कभी भी उनके जुल्म का विरोध ना कर पाए, उनके खिलाफ कभी भी कोई बात ना कर पाए। तो वहां पर काठियावाड़ की 250 रियासतों को एक किया, फिर मुंबई पहुंचे, वहां के राजाओं को बात की, वहां के विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करवाकर फिर सरदार पटेल पंजाब पहुंचे। पटियाला का खजाना अंग्रेजों ने खाली कर दिया था, वहां पर पहुंचे, फरीदकोट के पास पहुंचे, तो फरीदकोट के राजा ने कुछ आनाकानी की, तो सरदार पटेल ने उनके साथ मीटिंग करते हुए फरीदकोट की रियासत के नक्शे के ऊपर केवल लाल पेन फिराया था कि मर्जी क्या है, या तो प्यार से मान जाओ, नहीं तो हम दूसरा तरीका भी जानते हैं। और फरीदकोट का राजा कांप उठा, उसने भी तुरंत कहा कि मुझे मिला लो। भोपाल के राजा ने कुछ नखरे करने की कोशिश की, क्योंकि मुस्लिम राजा था, तो उसने कुछ नखरे करने की कोशिश की, तो सरदार पटेल ने एक बार उनकी ओर कड़ी आंखें करके देखा, तो तुरंत वो भी तैयार हो गए मिलने के लिए। तो इस प्रकार से सरदार पटेल के बारे में कहा जाता था कि सरदार पटेल की नीति ऐसी थी कि वो आयरन हैंड रखते थे, लेकिन वेलवेट के ग्लव्स के अंदर, मतलब मलमल के दस्ताने के अंदर लोहे का पंजा रखते थे कि दिखने में तो मलमल दिख रहा है, लेकिन गुस्ताखी करोगे तो अंदर लोहा है, अंदर आयरन हैंड है। तो ऐसी सरदार पटेल की नीति होती थी। तो ऐसे अखंड भारत के शिल्पी को आज हम नमन करते हैं। सरदार पटेल का जन्म बहुत एक किसान परिवार में 31 अक्टूबर को, अभी आज 3 नवंबर है, तो 31 अक्टूबर को 1875 को हुआ। नाडियाड के बॉम्बे प्रेसिडेंसी उस समय, जो आज का गुजरात है, उसमें हुआ। उनकी माताजी एक सामान्य धार्मिक महिला थी, माता से संस्कार मिले। उनके पिताजी रानी लक्ष्मीबाई की सेना के सिपाही थे। रानी लक्ष्मीबाई की सेना के सिपाही होना अपने आप में एक बड़े गर्व की बात है। और सरदार पटेल जब 16 वर्ष के थे तो उनकी शादी कर दी गई। इनके एक बेटे और एक बेटी थी। एक बेटी कौन सी थी? मणिबेन के नाम से, जिनकी हमने अभी त्याग की चर्चा की। उनका एक बेटा जो उनके स्वर्गवास के बाद उन्होंने कोई वंशवाद से कोई प्रधानमंत्री का कोई और पद नहीं लिया, बल्कि वो एक बीमा कंपनी में अपनी सेवा करते रहे। और मैंने आपको बताया कि सरदार पटेल का जब देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री के खाते में केवल 260 रुपए थे। 1910 में सरदार पटेल कानून की डिग्री पास करने के लिए इंग्लैंड गए। और सरदार पटेल जो इंग्लैंड कानून की डिग्री पास करने के लिए गए ना, देखिए हमारे जो दूसरे लोग हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिता के पैसे के दम पर लंदन में डिग्री पास करने के लिए गए थे। और उनके बारे में वीर सावरकर ये लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक सामान्य विद्यार्थी जितना 1 साल में खर्च करता था, उतना पंडित जवाहरलाल नेहरू 1 महीने में खर्च कर डालते थे। और पढ़ते कम थे, वहां के मंडलियों के अंदर, क्लब के अंदर ज्यादा नजर आते थे। तो सरदार पटेल ने पहले मेहनत की, मेहनत करने के बाद पैसे जमा किए, पैसे जमा करने के बाद लंदन के कॉलेज की परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद जब उनके नाम वीवी पटेल के नाम से जब लेटर आया, तो सरदार पटेल के एक बड़े भाई थे, सरदार विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल की भी इच्छा थी कि मैं भी बैरिस्टर बनना चाहता हूं। तो सरदार पटेल ने वहां भी त्याग किया, अपने बड़े भाई को अपनी जगह, जिस कॉलेज में उनको एडमिशन मिला था, उस एडमिशन के ऊपर अपनी जगह भेजे। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अपनी जगह कैसे भेजा? तो सरदार पटेल का नाम लिखा जाता था, वल्लभ भाई पटेल का भी वीवी पटेल लिखा जाता था। वी वल्लभ
वीवी पटेल, और विट्ठल भाई पटेल का भी वीवी पटेल था। तो उस वीवी पटेल में केवल शॉर्ट नेम था, तो उसके ऊपर कोई भी जा सकता था, पासपोर्ट के ऊपर भी वही नाम था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले अपने बड़े भाई को अपनी कमाई के खर्चे पर विदेश में पढ़ने के लिए भेजा, फिर उसके बाद खुद विदेश में पढ़ने के लिए गई। पढ़ने के बाद उन्होंने गोधरा में कानून की प्रैक्टिस करनी शुरू की। गोधरा में कानून की जब प्रैक्टिस करनी शुरू की तो वो जो प्रैक्टिस करते थे तो कभी भी जो पार्टी का केस गलत होता था तो गलत केस को नहीं लेते थे। फौजदारी के मुकदमे में उनकी बहुत बड़ी पहचान बन गई। गोधरा के बाद अहमदाबाद में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। अहमदाबाद के क्लब में को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और क्लब को ज्वाइन करने के बाद वो वैसे पूर्ण रूप से सात्विक थे, राष्ट्रवादी थे, लेकिन कोट पैंट पहनते थे, सिगरेट भी पीते थे। तो एक बार उनके क्लब में महात्मा गांधी भाषण देने के लिए आए, और जब वो महात्मा गांधी भाषण देने के लिए आए तो सरदार पटेल के ऊपर ऐसा इंपैक्ट पड़ा कि यदि लंदन में पढ़ा हुआ ये बैरिस्टर अफ्रीका के बाद भारत में परिवर्तन कर सकता है। और उस समय 1918 की बात है, उस समय महात्मा गांधी चंपारण का सत्याग्रह कर चुके थे। चंपारण के सत्याग्रह के बाद जब वो अहमदाबाद में आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको देखा। उस समय सरदार उनके नाम के आगे नहीं लगा हुआ था, केवल वो वल्लभ भाई पटेल थे। तो महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने देश की सेवा करने का काम शुरू किया। अब सरदार पटेल के चंपारण के सत्याग्रह के बाद इसी प्रकार 1918 में गुजरात के खेड़ा में खूब सूखा पड़ा, अकाल पड़ा। तो किसानों से अंग्रेज टैक्स लेते थे, कई कई गुना टैक्स लेते थे। तो किसानों ने कहा कि अभी सूखा पड़ गया है तो आप हमसे टैक्स मत लीजिए। अंग्रेजों ने उनकी बात को मना कर दिया, अंग्रेज उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। तो वहां के किसान महात्मा गांधी के पास पहुंचे। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल की ड्यूटी लगाई। ये सत्याग्रह सरदार पटेल ने बहुत अच्छे से करके दिखाया, बहुत अच्छे से किसानों की मांग को पूरी की। और मांग पूरी करने के बाद खेड़ा के अंदर अंग्रेजों को किसानों की मांग के सामने झुकना पड़ा। उसके बाद फिर ऐसे ही बारदोली का एक सत्याग्रह हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ। उस बारदोली के किसानों के आंदोलन में भी अंग्रेजों ने टैक्स कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया था, और टैक्स लेने के लिए अंग्रेज किसी के घर में भी जाते थे, उनके पशु को खोल लेते थे, माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार करते थे, माताओं बहनों के गहने उतार देते थे। तो इतना बड़ा अत्याचार अंग्रेज कर रहे थे। तो वल्लभ भाई पटेल ने उस समय बारदोली के सत्याग्रह में भाग लिया। बारदोली के सत्याग्रह में भाग लेकर, बारदोली के इस सत्याग्रह में भाग लेकर किसानों को संगठित किया। किसान अंग्रेजों से बहुत डरे हुए थे कि ये हमारी जमीन छीन लेंगे। तो सरदार पटेल ने कहा कि ये जमीन छीन ही नहीं सकते, जमीन ऐसा नहीं है कि ये अपने सिर के ऊपर उठाएं और लंदन लेकर जाएं, जमीन हमारी है और जमीन हमारे पास ही रहेगी। सरदार पटेल के व्यक्तित्व में एक तो तप था, त्याग था, इसके साथ साथ सरदार पटेल का वक्तृत्व तो बहुत अच्छा था, वक्ता बहुत अच्छे थे। जब बोलते थे तो आग लगा देते थे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखने का काम करते थे। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी लगातार सत्याग्रह करते थे। महात्मा गांधी जन नेता थे। महात्मा गांधी सत्याग्रह करके देश के लोगों की नब्ज पहचानने का काम करते थे, तप करते थे, सत्य के प्रयोग करते थे। लेकिन महात्मा गांधी का भी वक्तव्य उतना प्रभावशाली नहीं था। लेकिन वक्ता के तौर पर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का वक्तव्य बहुत प्रभावशाली था। कितना प्रभावशाली था आप अंदाजा लगा लीजिए। गुड़गांव, गुजरात में गांव है दधीची के नाम से, उस अकेले गांव में सरदार पटेल की जब सभा हुई तो 40 क्रांतिकारी ऐसे निकले जिन्होंने या तो फांसी का फंदा चूमा या अंग्रेजों के साथ निरंतर संघर्ष करके आजादी की मशाल को जलाए रखा। इतने समर्पित, इतने दृढ़ विश्वासी और इतने पुरुषार्थी, पराक्रमी और इतने जबरदस्त वक्ता वल्लभ भाई पटेल थे। तो बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ, तो बारदोली के सत्याग्रह में आंदोलन शुरू हुआ। सरदार पटेल ने फिर किसानों को संगठित किया और वहां के किसानों ने अपनी मर्जी से उनको अपना सरदार चुना, उनको सरदार की उपाधि, वहां जब सत्याग्रह करते हुए जब वो सभा करते थे तो सभा करते करते जब वो आह्वान करते थे कि आपको अंग्रेजों के सामने नहीं झुकना, तो लोग वहां पर खड़े होते थे और लोगों ने खुद उनको अपने सरदार की उपाधि दी कि आप हमारे सरदार हैं, आपकी बात का हम हर हालत में पालन करेंगे, हम अपना सिर दे सकते हैं लेकिन अपने सरदार की बात के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। देखिए, आज जो नेता बनते हैं ना, तो आज जो नेता है वो पुरस्कार के दम पर बनते हैं, खुद उपाधि लगाते हैं, अपने नाम के आगे खुद उपाधि लगाते हैं, नाम के पीछे खुद उपाधि लगाते हैं। सरदार पटेल ऐसे नेता थे जो जन नेता थे। उनकी उपाधियां किसी पत्थर के लेखों के ऊपर नहीं लिखी गई, उनकी उपाधियां अखबार के पन्नों में भी नहीं लिखी गई। एक आरटीआई मुझे स्मरण आती है, 2008-9 की बात है, 10-11 की बात है, 2010-11 में उस समय की सरकार के सामने एक आरटीआई लगाई गई कि इस देश में
किस किस नेता के जन्म दिवस के ऊपर या उनकी पुण्यतिथि के ऊपर जो अखबारों के अंदर जो बड़े बड़े ऐड दिए जाते हैं फुल पेज के, और पूरे देश में जो होर्डिंग लगाए जाते हैं, टीवी के ऊपर जो विज्ञापन दिए जाते हैं, उसमें किस किस नेता के नाम पर कितने दिए गए थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1947 के बाद जो पहले प्रधानमंत्री बने, उन प्रधानमंत्री के नाम, दूसरे तीसरे प्रधानमंत्री के नाम, एक परिवार के नाम 95% देश की ओर से एडवर्टाइजमेंट का खर्च किया गया था। और सरदार पटेल का जब बात हुई तो सरदार पटेल के ऊपर केवल 5% विज्ञापन के रूप में खर्च किया गया था। मतलब उनका चेहरा अखबारों में, उनका चेहरा टीवी के ऊपर, उनका चेहरा होर्डिंग के ऊपर केवल 5% दिखाया गया था, और उनका कद उनसे 500% बड़ा था। तो ये वो ऐसे नेता थे जिनको जनता ने नेता बनाया था, जनता ने सरदार बनाया था। इनको सरदार किसी शिलालेखों ने, किसी बधाई, किसी इंटरनेशनल बॉडी ने, किसी कुछ लोगों ने पेड उनका नेतृत्व नहीं था। उनका नेतृत्व सहज और स्वाभाविक नेतृत्व था। ऐसे सरदार पटेल थे। तो बारदोली के सत्याग्रह में सरदार पटेल ने बहुत अच्छे से आंदोलन का नेतृत्व किया, और नेतृत्व करने के बाद जैसे खेड़ा सत्याग्रह में हारना पड़ा, वैसे ही बारदोली के सत्याग्रह में भी अंग्रेजों को हारना पड़ा। सरदार पटेल की जीत हुई, किसानों की जीत हुई, टैक्स को माफ किया गया, किसानों की जमीन वापस उनको दी गई। और सरदार पटेल से जब लोगों को नया जीवन मिला तो सरदार पटेल को पूरे, केवल बारदोली और खेड़ा में नहीं, पूरे देश के अंदर नेता महात्मा गांधी के बाद, और महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी से भी मजबूत एक नेता के रूप में पूरे देश ने स्वीकार किया। कांग्रेस की जितनी वर्किंग कमेटियां थी उन सब के अंदर सरदार पटेल बहुत लोकप्रिय थे। मैं चर्चा कर चुका हूं कि जब वोटिंग हुई कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनेगा, तो 15 वोट में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले थे, 1 वोट आचार्य कृपलानी जी को मिला, 1 वोट मौलाना आजाद को मिला, और 1 वोट तीसरे पट्टा भी सीतारमैया को मिला। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरदार पटेल की लोकप्रियता कितनी थी। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक सरदार पटेल, ये भारत के ऐसे नेता थे जो बहुत अच्छे से नेतृत्व करना जानते थे। अब सरदार पटेल संगठन का काम कैसे करते थे? सरदार पटेल की योग्यताएं, वक्ता तो थे, सरदार पटेल बहुत पढ़े लिखे थे, बैरिस्ट्री की परीक्षा में प्रथम आए थे ब्रिटिश पूरे साम्राज्य के अंदर। सरदार पटेल के अंदर और क्या था? सरदार पटेल को जब कोई मुश्किल काम महात्मा गांधी के सामने आता था ना, तो लोगों के सामने एक ही नाम आता था कि सरदार पटेल कर सकते हैं। एक बार कांग्रेस ने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया, और असहयोग आंदोलन में जब गांधी जी ने अलग अलग नेताओं की ड्यूटी लगाई, तो ड्यूटी लगाने के साथ सरदार पटेल की ड्यूटी लगाई, तो सरदार पटेल ने 3 लाख सदस्यों को कांग्रेस के इस आंदोलन से जोड़ा, आजादी के इस आंदोलन से जोड़ा। 1924 से 1928 के बीच सरदार पटेल के बारे में यह कहा जाता है कि 15 लाख से अधिक लोगों को एकत्रित करके उनकी सभाएं करवाने का काम सरदार पटेल के द्वारा किया गया। एक बार इसी तरह से संगठन के लिए सरदार पटेल की संगठन क्षमता कैसी थी, एक बार ऐसे ही कांग्रेस के संगठन के लिए 4-4 आने के उस समय 25-25 पैसे के मेंबर बनाते थे, और जो बड़े लोग होते थे उनसे बड़े दान का भी कलेक्शन का काम किया जाता था। तो सरदार पटेल की संगठन क्षमता ऐसी थी कि सरदार पटेल को 1 लाख रुपए का टारगेट दिया गया कि आपको इतने समय में 3 महीने 4 महीने के अंदर 1 लाख का डोनेशन कलेक्शन करना है। लेकिन सरदार पटेल का प्रभाव देखिए कि 1 लाख के टारगेट के अगेंस्ट उन्होंने 15 लाख का आजादी के लिए फंड इकट्ठा किया, डोनेशन इकट्ठा किया। तो इतनी वर्किंग एफिशिएंसी सरदार पटेल की थी। तो आप कल्पना कीजिए कि यदि देश के प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो आज चीन हमें आंखें नहीं दिखा रहा होता। हमारे बीच में तिब्बत आज चीन ऑक्यूपाई नहीं कर पाता। आज यदि सरदार पटेल होते तो चीन की समस्या नहीं होती, पाकिस्तान की समस्या नहीं होती, और भारत के अंदर जो पाकिस्तान की समस्या है, भारत के अंदर जो अलगाववाद की समस्या है, वो समस्या भी नहीं होती। यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता और विजन था। सरदार पटेल के और क्या क्या गुण थे? देखिए, सरदार पटेल के अंदर तप और त्याग बहुत था, दृढ़ निश्चय बहुत थे। कैसे थे कि जब सरदार पटेल, महात्मा गांधी और इन सबको जेल के अंदर जब बंद किया गया तो सरदार पटेल की नाक की हड्डी बढ़ती थी। तो सरदार पटेल को लगातार जुकाम होता था, उनको बहुत तकलीफ होती थी, रात को वो सो भी नहीं पाते थे। तो कई बार कांग्रेस के नेताओं ने कहा था
कि हम आपको जेलर से बात करके, अंग्रेजों से बात करके आपको कुछ रिलैक्सेशन दिलवा देते हैं, कुछ सुविधाएं दिलवा देते हैं। तो सरदार पटेल मना कर देते थे कि जो दूसरे क्रांतिकारी कष्ट भोग रहे हैं वो कष्ट मैं भोगूंगा, मुझे तकलीफ है तो मैं उसको सहन करूंगा, लेकिन मुझे अंग्रेजों से कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। एक दो बार बातचीत की गई कि सरदार पटेल की नाक का ऑपरेशन करवाना है, तो उनके साथियों ने यह कहा कि हम अंग्रेजों की सरकार से मदद लेकर आपकी रिहाई करवा लेते हैं और आपकी नाक का ऑपरेशन हो जाएगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लेकिन सरदार पटेल का दृढ़ निश्चय ऐसा था, वो कहते थे कि मुझे अपनी नाक का ऑपरेशन अंग्रेजों की दया के आधार पर नहीं करवाना, मुझे तकलीफ है तो मैं तकलीफ को झेल लूंगा, मेरे अंदर इतना दृढ़ निश्चय है। और वो दृढ़ निश्चय सरदार पटेल के अंदर कहां से आया? मैं उनके बचपन की एक घटना की चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा कि सरदार पटेल का जहां पर जिन गांवों में जन्म हुआ, वहां पर सरदार पटेल की बाजू के ऊपर बचपन में एक बार फोड़ा हो गया। तो उन गांवों में यह मान्यता थी कि फोड़े को यदि कोई चिमटा या लोहे की सलाख को गर्म करके उसको दाग दिया जाए, उस मस्से को, उस फोड़े को, तो वो ठीक हो जाएगा। तो उस समय गांव के अंदर नाई इस काम को करते थे। जो बड़ा आदमी आता था उसको उस टाइप का फोड़ा हो जाता था या बीमारी हो जाती थी तो लोहे को गर्म करते थे और उसको दागने का काम करते थे। अब सरदार पटेल उस समय 11-12 साल के बच्चे हैं, उनके पिताजी उनको लेकर जाते हैं। अब नाई के पास लेकर जाते हैं तो नाई चिमटा गर्म कर लेता है। तो नाई सरदार पटेल को कहता है कि बड़े लोग भी जब ये लोहे का चिमटा लगवाते हैं ना तो अफीम या थोड़ा गांजा या कुछ शराब पी लेते हैं ताकि नशा हो जाए तो दर्द कम हो। तो उन्होंने सरदार पटेल से भी कहा कि तुम थोड़ी अफीम या थोड़ा सा गांजा चाट लो, थोड़ा सा गांजा या सुल्फा या जो भी बोलते हैं नशीले पदार्थ, उसको ले लो ताकि तुम्हें दर्द नहीं हो। तो सरदार पटेल ने कहा कि नहीं, मैं नशीली चीज कोई नहीं खाऊंगा। अब उस छोटे बच्चे के फोड़े के ऊपर लगाने के लिए उस नाई के जब हाथ कांपे तो सरदार पटेल बचपन से कितने आयरन मैन थे, उनके बारे में कहा जाता है ना कि लौह पुरुष। तो लौह पुरुष कैसे थे आप अंदाजा लगाइए। वो 12 साल का बच्चा नाई के हाथ से चिमटा ले लेता है और खुद अपने फोड़े के ऊपर लगा देता है। नाई और उसके पिताजी देखते रह जाते हैं कि बच्चा कितने बड़े संकल्प का है कि बिना किसी पेन किलर के, बिना किसी दर्द के खुद अपने हाथ से अपने फोड़े को दागने का काम, अपने फोड़े को जलाने का काम कर रहा है। तो ऐसे सरदार पटेल थे। सरदार पटेल के बचपन की एक घटना और है कि वो बचपन में कहीं जा रहे थे तो जाते जाते उनको रास्ते में कहीं ठोकर लगी तो और सारे विद्यार्थी तो आगे निकल गए, लेकिन सरदार पटेल ने जिस पत्थर के साथ ठोकर लगी थी उसको जड़ से खोदकर निकालने के बाद ही वो आगे अपने स्कूल के अंदर पहुंचे। उनका यही मानना था बचपन से कि यदि कोई समस्या है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा विचार नहीं करना, केवल विचार नहीं करना, विचार तो करना है, विवेकपूर्ण विचार करना है, लेकिन विचार में केवल हवाई योजना नहीं बनाना, फिर उसको जड़ मूल से नष्ट करने का काम करना है। तो ऐसे सरदार पटेल थे। तो सरदार पटेल के अंदर अद्भुत सांगठनिक क्षमता थी। सरदार पटेल का जो उद्देश्य था वो चाणक्य की साम दाम दंड भेद, इन चारों नीतियों का प्रयोग करते थे। 563 रियासतों को जो एक किया वो सरदार पटेल के केवल कहने पर नहीं हुई। हर राजा की अलग अलग मांगे थी, हर राजा के अलग अलग सपने थे, हर राजा की अलग अलग शर्तें थी, हर राजा अपने अपने तरीके से आंख दिखा रहा था। और उस समय सरदार पटेल, देखिए 1946 के लास्ट में सरदार पटेल केवल कैबिनेट मिशन के डिप्टी हैं और केवल कांग्रेस के नेता हैं। उस समय कोई उनके पास पुलिस की पावर नहीं है, उनके पास कोई मिलिट्री की पावर नहीं है, लेकिन फिर भी राजाओं के साथ बात करके राजाओं की रियासत को अपने देश में मिलाना, आप देखिए कितना बड़ा काम है। तो सरदार पटेल साम दाम दंड भेद, मतलब दोस्ती करना पहले, दोस्ती के बाद लेन देन करना, लेन देन के बाद सजा देना और विभाजन करना और शासन करना, ये सारे जो राज्य के नियम है, जो एक राजा के अंदर, एक नेता के अंदर नियम, जो गुण होने चाहिए, वो गुण और कूटनीति उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। और सरदार पटेल ने जो 563 रियासतों को एक करने का काम किया, जो अलग अलग देशों का इतिहास पढ़ते हैं ना, उन लोगों का यह मानना है कि इन 563 रियासतों को एक करने का पूरी देश और दुनिया में और सरदार पटेल के अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। और 563 रियासतों को बिना खूनी क्रांति के, एक रियासत को मर्ज करना हो, झुकाना हो, आत्मसमर्पण करवाना हो तो युद्ध करना पड़ता है। यह सरदार पटेल की खासियत थी, उनकी कूटनीति थी कि 563 रियासतों को मर्ज भी करवा दिया, लेकिन रक्त क्रांति नहीं हुई, कहीं मारपीट करने की नौबत नहीं आई। केवल हैदराबाद को छोड़कर, हैदराबाद को और कश्मीर को छोड़कर बाकी सब जगह बहुत प्रेम से सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद, दोस्ती, लेना देना, सजा देना, विभाजन करना, शासन करना, इन नीतियों से 563 रियासतों को अपने अंदर मिला दिया। अब देखिए, एक रियासत ऐसी थी
उस समय 15 अगस्त 1947 के बाद 3 रियासतें ऐसी थी, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। जूनागढ़ को मिला लिया, हैदराबाद को मिला लिया, लेकिन कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसके बारे में कहा जाए तो सरदार पटेल वहां पर निरुत्तर हो जाते थे, क्योंकि कश्मीर का मामला खुद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में रखे हुए थे। और इतनी दृढ़ता होने के बाद भी सरदार पटेल कई बार जो बातें कहते थे ना, बहुत हल्के तौर पर विनोद में कह जाते थे। कैसे कहते थे कि जब सरदार पटेल और नेहरू के विचारों में कुछ चीजों में बड़ा मतभेद था। मतभेद किस चीज को लेकर था कि सरदार पटेल भारत को अखंड भारत बनाकर ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसके 50-100 सालों के बाद कोई समस्या नहीं आए। उनका भारत बनाने का ऐसा उद्देश्य था कि एक बार हमने रियासतों को एक कर दिया, भारत को अखंड बना दिया, तो भारत प्रगति के पथ पर चले, भारत के गरीब को रोटी मिले, भारत का किसान स्वावलंबी बने, भारत के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हुआ। यह सरदार पटेल का सपना था। जबकि नेहरू जी क्योंकि थोपे हुए लीडर थे, लीडर उनको चुना नहीं गया था, महात्मा गांधी की अनुकंपा हुई थी, तो वो थोपे हुए लीडर थे, पैराशूटर थे, और सरदार पटेल ग्रास रूटर थे। वो जमीन से उगे थे, घास की तरह उगे हुए थे। और नेहरू जी पैराशूटर थे, तो नेहरू जी को आइडिया नहीं था, वो केवल योजना बनाते रहते थे। तो जूनागढ़, हैदराबाद को तो मिला लिया, लेकिन कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में मतभेद होने के बाद भी सरदार पटेल की एक खास बात थी कि गांधी जी ने उनसे वचन लिया था कि तुम नेहरू का कभी भी विरोध नहीं करोगे, नेहरू जी के साथ असहमति होते हुए भी सहमति बनाकर तुम्हें काम करना है। ऐसा वचन जब गांधी जी ने सरदार पटेल से मांगा तो सरदार पटेल ने गांधी जी को वचन दे दिया कि ठीक है, मैं नेहरू जी के साथ तारतम्य में बैठाकर काम करने की कोशिश करूंगा। तो एक कश्मीर रियासत ऐसी थी जिसका राजा हरि सिंह था। वो राजा हरि सिंह ने यह निर्णय किया कि मैं स्वतंत्र हूंगा, मैं ना तो भारत में जाऊंगा ना पाकिस्तान में जाऊंगा। सरदार पटेल को दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान बलपूर्वक इसके ऊपर कैप्चर कर लेगा। अब जो राजा हरि सिंह की जो रियासत थी, उस रियासत की जो सेना थी वो बहुत छोटी सेना थी, प्रशिक्षित सेना नहीं थी, युद्ध लड़ने का अभ्यास नहीं थे। राजा हरि सिंह का खुद युद्ध का कोई ऐसा अनुभव नहीं था, और राजा हरि सिंह की सेना में 85% लोग मुसलमान थे। तो सरदार पटेल को अंदाजा था कि यदि ये कश्मीर रहा तो ये कश्मीर नासूर बनकर रहेगा, भारत के पड़ोस में एक समस्या बनकर रहेगा। तो इसलिए सरदार पटेल कश्मीर का हल करना चाहते थे। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि कश्मीर मेरी पैतृक भूमि है, तो कश्मीर का मामला मैं देखूंगा। और आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर कबालियों के वेश में आक्रमण कर दिया। आज सोमनाथ शर्मा जी की पुण्यतिथि है, उनको भी हम नमन करते हैं। तो आक्रमण करने के बाद सरदार पटेल ने, जब राजा हरि सिंह सरदार पटेल के पास आए कि आप हमें बचाइए पाकिस्तान की सेना से, तो सरदार पटेल ने कहा कि आप तो भारत का हिस्सा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपको यदि पाकिस्तान की सेना से बचना है तो पहले भारत का हिस्सा बनिए। राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद सरदार पटेल ने, देखिए उस समय तक सेना कहां तक आ चुकी है, उस समय श्रीनगर के एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान की सेना आ चुकी है, कबीलाइयों के वेश में श्रीनगर को घेर लिया है। और पाकिस्तान की सेना, श्रीनगर और जम्मू का केवल एक हाईवे है, उस हाईवे को काटने वाली है। सरदार पटेल के सामने जैसे ही महाराजा हरि सिंह विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, मुझे एक बार ऐसे ही जब पिछले साल में सरदार पटेल के बारे में बातचीत कर रहा था तो मेरे पास एक फोन आया। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी सरदार पटेल के साथ काम करते थे। तो उन्होंने उस दिन का हाल बताया जिस दिन ये कश्मीर के अंदर पहला ऑपरेशन शुरू हुआ था। तो वो कहते हैं कि विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर होने से पहले ही सरदार पटेल ने उन्होंने बताया कि उस समय केवल एक हवाई जहाज श्रीनगर की हवाई पट्टी के ऊपर जाता था, और सेना भेजने का एकमात्र तरीका हवाई जहाज से सेना भेजना था। और श्रीनगर के अंदर जब बादल होते थे, मौसम खराब होता था, तो उस समय एयर इंडिया को, उस समय इंडियन एयरलाइन या जो भी कहते थे उस समय नाम था, तो जो एक एयरलाइंस होती थी उस एयरलाइंस का विमान जाता था, बादल होते थे तो वो विमान वापस उड़कर आता था। तो ऐसी स्थिति थी। तो सरदार पटेल की दूरदर्शिता देखिए कि सरदार पटेल को अंदाजा था कि क्या स्थिति होने वाली है। तो सरदार पटेल ने तत्काल महाराजा हरि सिंह ने जैसे ही विलय पत्र के ऊपर बात हुआ, उधर सेना को रेडी कर लिया। सेना को रेडी करने के साथ साथ उनकी दूरदर्शिता देखिए कि उनको पता था कि हम सेना भेजेंगे, श्रीनगर के एयरपोर्ट के पास पाकिस्तान की सेना आ चुकी है और सेना को तुरंत लड़ाई करनी है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
उनके पिताजी की ड्यूटी लगाई थी कि श्रीनगर के एयरपोर्ट के ऊपर आप बात करो कि एयर स्ट्रिप यदि टूट जाए तो उसकी रिपेयरिंग के लिए व्यवस्था करें और वहां पर आलू की सब्जी और पूरियां बनवा कर रखें, ताकि जो सैनिक उतरे वो सैनिक 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे तक लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि जो सैनिक उतरेंगे वो तुरंत भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। और श्रीनगर में देखिए, मिलिट्री जब कहीं लड़ती है तो मिलिट्री ऑर्गेनाइज रूप से लड़ती है, जब कहीं सुनियोजित तौर पर जाती है। लेकिन मिलिट्री को कहीं जंप करना है, कहीं एकदम आक्रमण करना है, तो वहां पर उनको वहां पर तैयारियां चाहिए। तो उस देश के गृह मंत्री का आप विजन देखिए कि हमारे सैनिकों को सब्जी और पूरी क्या मिलेगी, उनको खाना क्या मिलेगा। उस स्तर के ऊपर वो महाराजा हरि सिंह के विलय के साथ साथ सेना भेजने के साथ साथ चिंतन करने का काम करते हैं। तो सेना भेजी गई, सेना ने कबीलाइयों को, पाकिस्तानी सेना को खदेड़ खदेड़ कर मारा, उनको खदेड़ खदेड़ कर श्रीनगर से बाहर भेजा। अब ये होने के बाद सरदार पटेल, ये जो आज का जो पीओके है उसमें बलूचिस्तान है, उसमें गिलगिस्तान है। ये जो गिलगिस्तान का पीओके का एरिया है, मुजफ्फराबाद का एरिया है, बलूचिस्तान का नहीं, सॉरी मैंने गलत कहा। तो ये एरिया भारत का एरिया है। पाकिस्तान की सेना श्रीनगर तक आ गई थी। सरदार पटेल ने उस सेना को जो आज की लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां तक खदेड़ दिया था। सरदार पटेल की अनुमति के बिना नेहरू जी रेडियो पर चले गए और उन्होंने सारे केस को यूएनओ के अंदर स्थानांतरित कर दिए। सरदार पटेल को बहुत दुख हुआ। यदि 2 घंटे 4 घंटे आधे दिन 1 दिन का समय मिल जाता तो आज का जो पीओके, जहां से आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता है, वो भारत के एक्चुअल कब्जे में होता। और यदि 1-2 दिन का समय और मिल जाता तो पाकिस्तान का आधा हिस्सा भी उस समय सरदार पटेल जीत सकते थे। हमारी मिलिट्री उस समय विनिंग पोजीशन में थे। हमारे पास मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे ऐसे परमवीर थे जो अपनी जान हथेली के ऊपर रखकर लड़ रहे थे। तो ऐसी कश्मीर की यह समस्या हुई तो उस समय नेहरू जी इस मुद्दे को यूएनओ में ले गए, युद्ध विराम कर दिया गया। युद्ध विराम कर दिया गया तो वहीं पर जिस समय जहां जो सेना थी उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया और भारत का आधा, उस समय के कश्मीर के आधे हिस्से के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में आज भी हम जो भारत माता का नक्शा देखते हैं वो भारत माता का नक्शा पूरा नहीं है। हम जो नक्शा देखते हैं उसमें से आधे हिस्से के ऊपर हमारा कब्जा नहीं है, उसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है। तो जब सरदार पटेल से कोई बात करता कश्मीर के विषय में तो गंभीर बातों को भी वो फिर हंसते थे और हंसते हुए कहते कि कश्मीर की समस्या को लेकर मेरा जोर नहीं चलता। वो कहते हैं सब जगह मेरा वश चल सकता है, लेकिन ये कश्मीर पंडित जवाहरलाल नेहरू की ससुराल है और इस ससुराल के ऊपर मेरा वश नहीं चल सकता। और एक बात और कहते थे सरदार पटेल, बड़ी गंभीर बात है लेकिन उनकी बात है इसलिए मैं कहता हूं प्रामाणिक बात है। वो कहते हैं कि भारत के अंदर केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो राष्ट्रीय मुसलमान है और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाकी जितने भी मुसलमान हैं वो सांप्रदायिक मुसलमान हैं। कितनी बड़ी बात पंडित जवाहरलाल सरदार पटेल ने उस समय कही थी उस समय। और ये क्रांति करने के बाद 1950 में ही सरदार पटेल ने नेहरू को आगाह करना शुरू कर दिया था कि चीन तिब्बत को कैप्चर करेगा। और 1960 तक जो सरदार पटेल ने जो कहा था वो सत्य निकला। चीन ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया और आज हम देखते हैं गवलान घाटी में, तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में आज हम देखते हैं तो चीन हमारे लेह लद्दाख में, हमारे दौलत बेग ओल्डी में, हमारी गवलान घाटी में, हमारी पेनोंग लेक के अंदर, हमारी 4 फिंगर्स के अंदर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, जबरदस्ती हमारे क्षेत्र में घुस आता है। यदि 1948-1950 में हमने तिब्बत के खतरे को समझा होता, तिब्बत को सेफगार्ड किया होता, तिब्बत को बचाकर रखा होता तो ये कैलाश मानसरोवर भारत के मस्तक से जाता नहीं। और सरदार पटेल ने कश्मीर को मिला तो लिया, लेकिन कश्मीर में धारा 370 से लेकर कश्मीर के स्पेशल प्रोविजन से लेकर कई नासूर रहे और उन नासूरों को सरदार पटेल की मौत के लगभग 70-72 साल बाद आज 2019 में पिछले साल उन नासूरों को ठीक किया गया है। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत के अंदर मिलाया गया है, उसका स्पेशल प्रोविजन को खत्म किया गया है। वहां पर जो आतंकवाद, अलगाववाद था उसके ऊपर नियंत्रण करने का काम किया गया है और उसके ऊपर नियंत्रण करने का भी जिसने काम किया है उन्होंने भी सरदार पटेल के मार्ग पर चलने कर सरदार पटेल का काम किया है। महात्मा गांधी जी को भी सरदार पटेल उस समय कहते थे कि ये जो तिब्बत है ये बहुत महत्वपूर्ण है, चीन इसके ऊपर कब्जा कर लेगा तो बहुत सी समस्याओं का जन्म होगा। तो ये सरदार पटेल की बात थी। अब देखिए, भारत का एक हिस्सा ऐसा है जो भारत के 14 साल बाद आजाद हुआ था, वो हिस्सा है गोवा का। गोवा उस समय पुर्तगालियों के कब्जे में थे। अब 1950 में एक कैबिनेट की बैठक होती है, नेहरू जी हैं, सरदार पटेल हैं। अब सरदार पटेल जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो विदेश विभाग है, वो नेहरू जी के पास है, लेकिन क्योंकि सरदार पटेल के पास
संचार विभाग है, सूचना विभाग है, रियासत विभाग है, सरदार पटेल के पास गृह मंत्रालय है। तो सरदार पटेल को भी कई बार उन बैठकों में भाग लेना पड़ता है। तो कैबिनेट की एक बैठक चल रही है गोवा के बारे में, 2 घंटे तक बैठक चलती है, बेकार के तर्क दिए जाते हैं, खोखली हवाबाजी होती है। तो सरदार पटेल खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि नेहरू जी, ये जो गोवा को कैप्चर करना है, ये 2 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है। आप क्यों बैठक कर रहे हो कैबिनेट की, क्यों समय खराब कर रहे हो? आप मुझे बताओ, मैं 2 घंटे के अंदर गोवा का विलय करवा लेता हूं। लेकिन गोवा 1950 में सरदार पटेल 2 घंटे के अंदर गोवा का विलय करवा सकते थे। लेकिन यह भारत के लिए बहुत शर्म की बात है कि गोवा सरदार पटेल के जाने के बाद भी 1961 में आजाद हो पाया। यदि नेहरू जी उस समय इजाजत देते तो गोवा भारत का हिस्सा बन जाता। इसी तरह एक स्थान और था लक्षद्वीप। यह लक्षद्वीप भी एक तरीके से ना भारत का था ना पाकिस्तान का था। पाकिस्तान के हवाई जहाज आ चुके थे लक्षद्वीप को कैप्चर करने के लिए। यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता थी कि लक्षद्वीप में पाकिस्तान के हवाई जहाज तो ऊपर हैं, लेकिन जमीन के ऊपर सरदार पटेल ने लक्षद्वीप को कैप्चर कर लिया। यह लक्षद्वीप यदि पाकिस्तान के पास चला जाता तो भारत के लिए एक बड़ा नासूर बन जाता, भारत की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध लग जाती। तो इस लक्षद्वीप को भी अपनी दूरदर्शिता से बचाने का काम सरदार पटेल ने किया था। तो सरदार पटेल को याद करना, सरदार पटेल को स्मरण करना, सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देना, यह हर देशभक्त, राष्ट्रभक्त भारतीय का कर्तव्य है। उनको यह करना चाहिए। और हम पतंजलि योगपीठ परिवार, परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी देश के करोड़ों लोगों की रगों में देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का संचार करते हैं। तो हम पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत कृतज्ञ हृदय से सरदार पटेल को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और सरदार पटेल कैसे थे? देखिए 1950 में एक बार नेवी के एक जहाज में सरदार पटेल गश्त कर रहे हैं, तो वो गोवा के पास से गुजरे। अब गोवा के पास से गुजरे तो वो जहाज के कप्तान को अपने पास बुलाते हैं। किसी और काम से मुंबई गए थे, तो गोवा के पास से जब निकले तो उन्होंने कप्तान को बुलाया। तो कप्तान से पूछा कि अपने जहाज के ऊपर कितने सैनिक हैं? तो कप्तान ने कहा कि ये कोई 150-200 के आसपास। तो सरदार पटेल को गोवा दिखाई दे रहा था। अब सरदार पटेल उस अपने नेवी के कप्तान से पूछते हैं कि आप बताइए, यदि गोवा को कैप्चर करना हो तो आपका ये जहाज और आप जो 200 सैनिक हो वो कैप्चर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब कप्तान कहता है कि जी कर लेंगे। अब सरदार पटेल कहता है कि ठीक है, तो चलो गोवा की ओर चलो, गोवा को कैप्चर करते हैं। अब कप्तान ये सोचता, क्योंकि नेवी के अंदर, आर्मी के अंदर बहुत से रूल बनाए हुए हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए मतलब अनुशासन बनाया हुआ होता है। तो नेवी का कप्तान कहता है कि ठीक है, आप होम मिनिस्टर हैं, मैं आपका आदेश मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं रूल से बंधा हुआ हूं, मैं आपका वर्बल आदेश नहीं मान सकता, आप मुझे लिखित ऑर्डर दे दीजिए। सरदार पटेल होते तो लिखित ऑर्डर तत्काल दे देते। सरदार पटेल के हाथ में क्योंकि सब कुछ नहीं था, विदेश विभाग प्रधानमंत्री जी नेहरू जी के पास था, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और कैबिनेट का होने के नाते इस एक्शन को करने के लिए नेहरू जी की अनुमति जरूरी थी। तो सरदार पटेल ने फिर कहा कि ठीक है, ऑफिशियल ऑर्डर होंगे तब इसको करेंगे। और सरदार पटेल ने कहा कि ठीक है, जहाज को वापस मोड़ दो, फिर कभी इसको देखते हैं। तो 11 साल बाद गोवा आजाद हुआ था। यदि सरदार पटेल के हाथ में फुल अथॉरिटी होती तो गोवा भी 1950 में आजाद होता। कश्मीर की समस्या नहीं होती, आतंकवाद की समस्या नहीं होती, तिब्बत की समस्या नहीं होती, पीओके की समस्या नहीं होती, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान होता। पाकिस्तान के अंदर जो 14% अल्पसंख्यक थे, जो आज 1% रह गए हैं, उन 13% अल्पसंख्यकों की हत्या नहीं होती। ये अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो ये होते। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब होम मिनिस्टर थे, तो होम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने उस समय जो आईसीएस थी, इंडियन सिविल सर्विसेज थी, उसका भारतीयकरण करके उसको भारतीय प्रशासनिक सेवाएं IAS बनाने का काम किया था। उन्होंने नाम तो बदल दिया, लेकिन रीति नीति बदलने के लिए उनके पास समय नहीं मिला, क्योंकि 1950 में वो हमें छोड़कर चले गए, वो इस संसार को छोड़कर चले गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आज हम उनको स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं। वो भारत को एक नवजात बच्चा मानते थे। वो कहते थे कि ये भारत जो आजाद हुआ है, ये एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है, इसकी देखभाल करने की आवश्यकता है। ऐसे सरदार पटेल थे। सरदार पटेल की सादगी और विनम्रता कैसी थी? सरदार पटेल जब संसद के जो हमारी संसद है, उस संसद के प्रेसिडेंट थे, संसद के जो हेड होते हैं वो थे। और एक दिन जब वो असेंबली के सारे कामों को निपटाकर शाम को थोड़ा सा लेट निकल रहे थे, तो वो देखते हैं कि एक अंग्रेज दंपत्ति वहां पर आ जाता है।
और वो अंग्रेज दंपत्ति संसद भवन को देखना चाहता है। तो अंग्रेज दंपत्ति जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखता है, क्योंकि वो कोई ऐसा, उनका तो ऐसा व्यक्तित्व नहीं था कि उनके कपड़े कोई लंदन में धुलने के लिए जाएंगे या वो चमक दमक वाले कपड़े पहनेंगे, तो बहुत सादगी का जीवन था, तो वो सामान्य कपड़े पहन लेते थे, सूदी के कपड़े पहनते थे। तो अंग्रेज दंपत्ति ने सोचा कि ये जो आदमी है ना, ये यहाँ का चपरासी होगा। तो वो अंग्रेज दंपत्ति ने उनको कहा कि आप हमें ये संसद भवन दिखा दीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों को पूरा संसद भवन घुमाया, संसद भवन को घुमाकर दिखाकर फिर जब जाने लगे तो उस अंग्रेज दंपत्ति ने अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को देना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं, ये तो मेरी सेवा है, मैं आपसे धन कैसे ले सकता हूं, आप आए, आपने हमारे इंडिया में हमारे संसद भवन को देखा, आपका थैंक्स। अंग्रेज दंपत्ति चला जाता है। अगले दिन जब संसद शुरू होती है तो संसद में सभापति की चेयर के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए हैं, सारी कार्रवाई को देख सकते हैं। अंग्रेज दंपत्ति जो दर्शक दीर्घा है, संसद में आप जाते हैं ना, तो संसद में जो ऊपर की ओर बना हुआ है वो गैलरी बनी हुई है, जहां पर जितने गेस्ट आते हैं कार्रवाई को देखने के लिए वो बैठते हैं। वो जब अंग्रेज दंपत्ति देखते हैं कि ये जो कल जिसको हम चपरासी समझ रहे थे वो तो यहां पर कुर्सी के ऊपर बैठकर यहां का शासन प्रशासन चला रहा है, तो वो दंपत्ति बड़ा शर्मिंदा होता है। और जब संसद खत्म होती है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से दोबारा मिलते हैं, और जब वो दोबारा मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने तो आपको ये समझ लिया, आप तो इतने बड़े पद पर हैं और इतने जिम्मेदारी का काम करते हैं। तो वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सादगी और विनम्रता देखिए, उन्होंने कहा कि आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है और मैं किसी भी काम को छोटा नहीं मानता। तो ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी भी अन्याय को सहन नहीं करते थे। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कि बचपन में उनकी क्लास के एक टीचर बच्चों को मजबूर करते थे कि आपको हमारी कापियां ही खरीदनी पड़ेंगी, हमारी स्कूल के टीचर की किताबें खरीदनी पड़ेगी। सरदार पटेल को यह बात गलत लगी, तो उन्होंने विद्यार्थियों के साथ कहा कि हम शिक्षक की यह गलत बात नहीं मानेंगे। उन्होंने बचपन में चौथी पांचवी में थे तो आंदोलन किया। आखिर में शिक्षक को झुकना पड़ा कि यह सरदार पटेल की गलती नहीं है, सरदार पटेल ठीक हैं, और सरदार पटेल और विद्यार्थियों ने शिक्षक के दबाव पर उनकी किताबें खरीदने की मजबूरी को, उनके दबाव को नहीं माना। 1930 में जब प्लेग फैला गुजरात में तो उनके दोस्त को बीमारी हो गई, और जिसको उस समय प्लेग होता था तो उस समय कोई भी प्लेग वाले के पास नहीं जाता था। सरदार पटेल उस दोस्त की सेवा करने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए उसके पास गए। जैसे आज कोरोना हो जाता है ना, तो कोरोना के पेशेंट से कोई मिलने के लिए नहीं जाता, लेकिन सरदार पटेल का अपने दोस्त के प्रति इतना समर्पण था, उसकी सेवा के लिए गए। जब उनको प्लेग हो गई तो अकेले मंदिर में रहकर अपनी प्लेग को ठीक करने का काम किया। तो ऐसे सरदार पटेल थे। सरदार पटेल बार बार ये कहते थे कि हर भारतीय को, हर इस देश के नागरिक को ये ध्यान रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि देश में यदि उसके कुछ अधिकार हैं तो उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। और सरदार पटेल बार बार कहते थे कि इस देश की मिट्टी में कुछ खास बात है कि इस देश में जितनी भी बाधाएं आए, जितने भी आक्रमण हो, तो भी कोई ना कोई महान आत्मा इस देश में जरूर जन्म लेती है। सरदार पटेल के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद वाजपेयी जी आए। उसके बाद इस देश में यदि हम भारत में देखें तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे योगी आए हैं, जिन्होंने भारत के अंदर व्यवस्था, सत्ता परिवर्तन करके भारत को स्वदेशी के रास्ते पर, योग के रास्ते पर, आयुर्वेद के रास्ते पर चलाने का काम किया है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद को नए आयाम दिए हैं, आयुर्वेद को नए स्तर के ऊपर स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए हैं। तो सरदार पटेल का यह मानना था कि इस देश की मिट्टी में, इस देश के नागरिकों के रगों में बहुत अधिक क्षमता और सामर्थ्य है। केवल उस सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है, केवल पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जो आह्वान आज पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, वैसा ही आह्वान सरदार पटेल बार बार करते थे। और सरदार पटेल ये कहते थे कि अहिंसा उसी को कहते हैं कि हम तलवार चलाना जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी तलवार को म्यान में रखते हैं, यही अहिंसा है। कायरता अहिंसा नहीं है कि हम किसी से डरते हैं तो हम अहिंसक बने। हम अहिंसा की बात करें तो वो कहते हैं ये खोखली हिंसा है, ये तो डरपोक है, ये तो डब्बूपन है, कायरता है। तो सरदार पटेल ने कभी भी राजमहल नहीं बनाए, उन्होंने पूरे देश को अपना घर बनाया। और सरदार पटेल की मृत्यु के बाद यदि हम बात करें, सरदार पटेल एक बात और कहते थे, वो कहते थे कि मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि लोहा भले ही गर्म हो जाए पर हथौड़े को ठंडा रहना चाहिए। हथौड़ा भी गर्म हो गया तो अपने हत्थे को जला डालेगा। इसी प्रकार राजा प्रजा के ऊपर कितना ही
गर्म क्यों ना हो जाए, उसको ठंडा होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि प्रजा के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसे सरदार पटेल थे। अब सरदार पटेल का जब 15 दिसंबर 1950 को स्वर्गवास हुआ तो कितनी विडंबना है, जिसने अखंड भारत बनाया उस सरदार पटेल को कोई भी उनके अंतिम संस्कार में उनको कोई सम्मान नहीं दिया गया। उनके परिवार की किसी ने सुध नहीं ली। उनकी बेटी मणिबेन ने बहुत तप और त्याग के साथ जीवन व्यतीत किया, लेकिन उस समय की सरकारों ने कोई उनकी सुध नहीं की। उस समय के प्रधानमंत्रियों ने, उस समय के बाद के प्रधानमंत्री खुद अपने हाथ से अपने आप को भारत रत्न कहते रहे, लेकिन सरदार पटेल को 41 साल बाद 1991 में भारत रत्न दिया गया, और वो भी शर्मिंदा होकर दिया गया कि हमने खुद को तो भारत रत्न ले दिया, लेकिन जो असली भारत रत्न था उसको भारत रत्न नहीं दिया। तो इस शर्म से उनको भारत रत्न उनकी मृत्यु के 41 साल बाद दिया गया। तो सरदार पटेल को चाहे सरकारें भारत रत्न दें ना दें, लेकिन सरदार पटेल जैसे लोग भारत माता के असली रत्न थे। उनको किसी सत्ता की, सिंहासन की, संपत्ति की, किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है। उनको तो लोगों ने अपने दिलों के सिंहासन के ऊपर रखा है। तो आज हम बहुत विनम्रता के साथ सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।